किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर विचार विमर्श देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। विचार विमर्श के इस कार्यक्रम के माध्यम से हर बार हम खेती किसानी को बेहतर करने के लिए कुछ एक ऐसे विषय लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं ताकि किसान भाइयों तक उस विषय से जुड़ी हुई खास जानकारियां आप तक पहुंचाई जा सके और आपके खेती किसानी में परिवर्तन आ सके, किसान भाई प्रगतिशील बन सके, हमारा देश भी आगे बढ़े। दोस्तों, आप जैसे सभी जानते हैं कि देश में मानसून ने दस्तक दे दी है। देश भर के तमाम हिस्सों में मानसून बरस रहा है। मानसून क्या है और कैसे मानसून के दौरान में खेती पर असर पड़ता है और खेती के लिए मानसून कितना ज़रूरी है, कौन सी फसलों को लगा सकते हैं। और कई बार हम ये भी देखते हैं कि मानसून कहीं पर पहले आ जाता है समय से और कहीं पर समय के बाद में आता है और कहीं पर ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पर कम बारिश होती है। इसकी वजह क्या है और इस दौरान अपनी फसलों की देखभाल कैसे करनी चाहिए, कौन सी फसल आप मानसून हिट करने से पहले लगा सकते हैं, कौन सी फसल आप मानसून के बीच में लगा सकते हैं और कौन सी फसल आपको मानसून के बाद में लगानी चाहिए, और इन सभी चीज़ों के दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपकी खेती किसानी में बेहतर परिवर्तन आ सके और अच्छी खासी उपज आपको मानसून के दौरान भी मिल सके ताकि किसान भाइयों का कम से कम नुकसान हो। कई बार हम देखते हैं कि जलभराव की समस्या से फसलों का नुकसान भी हो जाता है। मानसून के दौरान ये भी काफ़ी चुनौती देखी जाती है। लेकिन इन तमाम समस्याओं का समाधान क्या है और कौन सी बारीकियां हैं, कौन सी सावधानियां हैं जिसको अगर किसान भाई समझेंगे, उन ज़रूरी स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो उनकी खेती किसानी बेहतर हो सकेगी, उनकी उपज बेहतर होगी और उनकी आय भी बढ़ेगी। तो इसको जानने के लिए आज हमारे साथ कुछ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा है जिसके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि मानसून और खेती भारत में कितनी ज़रूरी है और मानसून का असर खेती पर किस प्रकार से पड़ता है, कैसे बेहतर तरीके से मानसून का खेती में फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो कौन से ऐसे मेहमान हैं जिनसे हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले उनसे आपको रूबरू करा दिया जाता है। डॉक्टर विपिन कुमार जी हैं, साइंटिस्ट हैं, वाटर टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से, IRI पूसा। सर, आपका बहुत स्वागत है। इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर वशिष्ठ जी हैं, प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं, कृषि भौतिकी संभाग से, आप भी IRI पूसा से, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर हिमानी बिष्ट जी हमारे साथ हैं, आप भी साइंटिस्ट हैं, वाटर टेक्नोलॉजी IRI पूसा से, मैम आपका भी बहुत स्वागत है। इस चर्चा की हम शुरुआत करें लेकिन उससे पहले मानसून और खेती से जुड़ी हुई एक विषय पर खास रिपोर्ट पर भी नजर डाल लेते हैं। की सौगात लेकर आती है। कृषि देश की अर्थव्यवस्था में भी अपनी हिस्सेदारी रखती है और मानसून की बारिश से खेती के प्रभावित होने का सीधा असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। ऐसे में किसान अगर मौसम के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए खेती करे तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। लेकिन कई बार मानसून हर इलाके में एक जैसा नहीं बरसता।
यानी कई बार कहीं कम और कहीं ज्यादा बरसात भी हो सकती है। आमतौर पर जिन इलाकों में मानसून के दौरान ज्यादा बरसात होती है, वहां किसान ऐसी फसलों की बुआई कर सकते हैं जिन्हें ज्यादा पानी की जरूरत होती है। वैसे ही जिन इलाकों में कम बरसात होती है, वहां के किसान उन फसलों की बिजाई कर सकते हैं जिनकी पैदावार के लिए कम पानी की जरूरत हो। इसकी जानकारी किसान अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्रों से भी ले सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आपने रिपोर्ट में देखा कि मानसून कितना महत्वपूर्ण है, इसको और बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले डॉक्टर वशिष्ठ जी का रुख करते हैं। डॉक्टर वशिष्ठ जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब हम खेती की बात करते हैं या मानसून की बात करते हैं, भारत में कई तरह के मौसम होते हैं, लेकिन मानसून का महत्व कितना ज़रूरी है खेती के लिहाज से, और मानसून क्या है, ज़रा हमारे दर्शकों को समझाइए। जी, जैसे कि आपने देखा है कि अभी जून से जो सितंबर का महीना आता है, इसको हम मानसून का महीना या खरीफ का सीजन भी कहते हैं। तो इसमें जो बारिश होती है, जो टोटल बारिश हम कहते हैं, उसका 75% बारिश जो है इन्हीं 4 महीनों में होती है। और कृषि के लिहाज से हम देखें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी भी हमारी जो 65% जो जमीन है वो वर्षा आधारित है। और ये जो मानसूनी वर्षा होती है, इसका जो है हमारी फसलों पर काफ़ी अच्छा असर पड़ता है। जैसे कि मैं देखती हूँ कि अभी जो फसलें लगेंगी हमारी, इसमें जैसे मुख्य रूप से धान की फसल लगेगी अभी। और धान जो है, हमारी कई फसलें ऐसी होती है जिनको पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, और कुछ फसलें ऐसी होती है कि जिनको पानी की कम ज़रूरत होती है। तो धान जो अभी हमारी लग रही है, फसल लग चुकी है या कई क्षेत्रों में अभी लगने वाली है, तो उसके लिए पानी की काफ़ी आवश्यकता होती है। और एक हमारा जो रिसर्च हम कहते हैं कि जो अनुसंधान हमने किया है, तो पिछले कई वर्षों के जो सांख्यिकीय आंकड़े होते हैं, उनके आधार पे हमने ये पाया है कि अगर जो मानसूनी वर्षा अगर अच्छी होती है, तो उस साल जो धान की पैदावार होती है, उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है और उसकी उपज भी अच्छी होती है, ये जो मानसूनी वर्षा होती है। और जैसे कि अभी काफ़ी अच्छी बात है कि इस बार जो भारत मौसम विज्ञान विभाग है, उसने ये कहा कि जो हमारी जो मानसून बरसात है, वो इस बार जो सामान्य रहेगी या सामान्य से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगी। इसका जो उन्होंने पूर्वानुमान किया है, ये कहा है कि 106% रहेगा। इसमें आप कहेंगे कि 5% प्लस माइनस हम जो कहते हैं त्रुटि भी रह सकती है। और जैसे कि अभी हमने भी देखा है कि जो मानसूनी वर्षा जो अभी तक हुई है, आज की तारीख तक हम बता सकते हैं, ये सामान्य के आसपास ही है। अगर हम पूरे भारतवर्ष का आंकलन करके इसे बताएं, भले ही कुछ क्षेत्रों में ये अधिक बारिश हुई है, कुछ क्षेत्रों में हम ये कहेंगे कि थोड़ा सामान्य से कम बारिश हुई है, लेकिन अगर हम पूरे भारत का आंकलन करें तो ये सामान्य के आसपास ही रहे बरसात हुई है। और जैसे कि आपने अभी कहा कि मानसून क्या होता है, तो जो मानसून हमारा मुख्य रूप से जो निर्भर करता है, उसका जो हवा की दिशा किस दिशा में चल रही है, और आपका जो दबाव, जो हम प्रेशर कहते हैं ना, तो प्रेशर कैसा रहता है। और जैसे आप देखते हैं कि मई में जो है काफ़ी गर्मी पड़ी है, और गर्मी पड़ने से जो तापमान जो बढ़ता है, तो भूमि का जो है वो तापमान जो है समुद्र के तापमान की अपेक्षा जल्दी ज़्यादा बढ़ता है। तो हमारा जो उत्तर भारत का एरिया है या आपका राजस्थान का एरिया है, यहाँ पे तापमान जो अधिक हो गया एज कम्पेयर टू, आप कहेंगे कि हिंद महासागर की तुलना में। तो तापमान ज़्यादा होने से वहाँ पे कम दबाव के क्षेत्र बन जाता है। तो जो हवा की जो दिशा होती है, वो हमेशा जो है ज़्यादा प्रेशर से, ज़्यादा दबाव वाले क्षेत्र से कम दबाव वाले क्षेत्र की तरफ बहती है। तो हमारा ज़्यादा दबाव हमें समुद्र तल के ऊपर है, तो समुद्र तल के ऊपर जो हवा है, वो उसमें जो है नमी ज्यादा होती है। तो वो जो नमी लेके जो हवा आती है, और जब वो हमारे धरातल पे जो तट पे टकराती है, तो वो वहाँ पे जो वर्षा कर लेती है। तो जो भारत में जो मानसूनी वर्षा सबसे पहले होती है, हम ये कहते हैं कि जो अरब सागर से जो हमारी मानसून चल रहा है, वो 1 जून के आसपास जो है केरला में आ जाता है। और खुशी की बात यह है कि इस साल जो है आपका 30 मई के आसपास ही जो है केरल में आ गया। और जैसे कि आपका दिल्ली में जो है इसके आने की तिथि जो है 29 जून को, सामान्य जो तिथि है वो 29 जून है, लेकिन इस साल जो है 1-2 दिन पहले ही आ गया। और जो पूरे भारतवर्ष में हम ये कह सकते हैं कि 1 सप्ताह पहले ही आपका मानसून
पूरे भारतवर्ष में फैल गया। ये इसका जैसे आप कहते हैं कि सामान्य तिथि आपका 10 जुलाई के आसपास है, तो ये 6-7 दिन पहले 2 या 3 जुलाई के आसपास ही आपका पूरे भारतवर्ष में आपकी मानसूनी वर्षा शुरू हो गई। और ये जो है आपके कृषि के लिहाज से भी काफ़ी अच्छा खबर है, क्योंकि जो मैंने कहा कि जैसे धान की फसल है उसके लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है, तो अगर आपकी बारिश अच्छी हो गई तो आप जैसे किसान भाई बहनों के पास अगर इरिगेशन या सिंचाई के जो अतिरिक्त साधन है, जैसे कई के पास भूजल होता है, तो भूजल की जो है कम आवश्यकता पड़ेगी, तो जो उनका भूजल का जो लेवल है वो भी उनका आगे बढ़ेगा और आपकी जो है फसलों की उत्पादकता भी अच्छी होगी और उनकी उपज और गुणवत्ता भी अच्छी होगी। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई है कि मानसून को लेकर क्या कुछ रहता है और मानसून कितना महत्वपूर्ण है, कैसे मानसून काम करता है और कैसे भारत के अंदर एंट्री करता है। डॉक्टर विपिन जी का रुख करते हैं। डॉक्टर विपिन जी, एक कहावत है कि सोने पे सुहागा। खरीफ सीजन की अगर हम खेती की बात करते हैं तो अगर किसान भाइयों को समय पर मानसून हिट कर जाए तो उनके लिए सोने पे सुहागा साबित होता है। खेती के लिहाज से या खरीफ सीजन की फसलों के लिहाज से बात की जाए, मानसून कितना महत्वपूर्ण है? जैसे मैडम ने भी बताया कि हमारे जैसे अगर देश में देखें तो मुख्य रूप से जो खरीफ की सबसे मुख्य फसल है वो है धान है। तो और इसके अलावा कुछ अगर और भी देखें जो फसलें हैं, जैसे हमारा जूट है और गन्ना है, तो इनको भी काफ़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। तो जैसे मैडम का बताना था कि इस जो सीजन में जो बारिश होने वाली है वो काफ़ी होने वाली है, तो डेफिनेटली ये जो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये खरीफ की फसलें हैं, जैसे धान है, गन्ना है और चाहे जूट है, तो इनके लिए ये बहुत ही कारगर होगी और किसानों को जो डीजल से जो ट्यूब नीचे से पानी को उठाकर ये पंप के द्वारा देते हैं उस पे भार पूरी तरह से कम जाने वाला है। तो इसका पूरी तरह से मुझे उम्मीद है जो किसान भाई कुछ चीज़ें करके अपने खेतों में, जैसे कि खेतों की अच्छे से मेड़बंदी कर दें, जिससे कि जो वर्षा जल गिरे उनके खेत क्षेत्र में, उनके खेत पर, वो अच्छी तरह से उनके खेतों में ही रुका रहे, जिससे कि वो उसका फ़ायदा ले पाएँ। तो डेफिनेटली ये जो है ये मानसून इन जो फसलें हैं इनको अच्छा पैदावार के लिए एक तरह से अच्छा संकेत है। जी, डॉक्टर हिमानी जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर हिमानी जी, जैसे कि डॉक्टर वशिष्ठ ने बताया कि मानसून के दौरान बारिश होना किसानों के लिए बहुत लाभदायक होता है और कई बार हम देखते हैं कि समय पर मानसून हिट करता है, कहीं पर देरी से करता है। और जैसे कि ये भी बताया मैडम ने कि इस समय कुछ दिन पहले भी हिट कर चुका है, चाहे दिल्ली की बात कर रहे हैं। आपके अनुसार अगर हम बात करें, आपकी जानकारी के अनुसार कितना बारिश मानसून में एक सीज़न में होता है और कितने अनुमानित सेंटीमीटर बारिश होनी चाहिए जो खेती के लिहाज से ठीक तरीके से मानी जाती है कि ज़्यादा नुकसान नहीं होगा एक मानसून के दौरान में? देखिए, जो मानसून की जो बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे देश में हर जगह, हर स्टेट वाइज और उसकी भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग है। और जैसे जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे हम जनरली जो फार्मर्स होते हैं या साइंटिस्ट होते हैं वो रिकमेंड करते हैं कि जिन क्रॉप्स की जो पानी की ज़रूरत ज़्यादा है वो उसको वहाँ पे ग्रो करें। तो इसीलिए जो क्रॉप की जो सूटेबिलिटी होती है वो आपके बारिश के हिसाब से और वहाँ की बाकी जलवायु पैरामीटर्स के हिसाब से डिसाइड होती है। तो किसी जगह पे कम बारिश होती है, किसी जगह पर ज़्यादा बारिश होती है। इवन जो बारिश का पूर्वानुमान जो भारतीय मौसम विज्ञान देता है तो वो पहले ही बता देता है कि आपको इस एरिया में नॉर्मल से ज़्यादा बारिश होगी या नॉर्मल से कम बारिश होगी। नॉर्मल मीन्स वो 50 साल का जो एवरेज जो बारिश का डेटा लेते हैं तो उसके बेस पे बता दें कि ये नॉर्मल वैल्यू है, इससे कुछ ज़्यादा है या कुछ कम है, तो उस हिसाब से वो हर जोन वाइज वो पूर्वानुमान देते हैं उसका। तो उसके हिसाब से ही वो किसानों को रिकमेंड करते हैं कि आप इस यहाँ पर इतनी बारिश होने वाली है। ऑन एन एवरेज जो भारत का है 87 सेंटीमीटर बारिश है। बट ये जैसे ईस्टर्न पार्ट होती है, जो पूर्व उत्तरी पार्ट होते हैं, राज्य हैं, वहाँ पे बारिश 10,000 मिलीमीटर तक चले जाती है। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे 150, कभी 200 या कभी 300 मैक्सिमम जाती है। तो ये जो वेरिएबिलिटी है वो हर साल आपका चेंज होगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फिक्स है, बट ऑन एन एवरेज हम
किसी भी जगह का एवरेज रेनफॉल के बेस पर बता सकते हैं कि यहाँ पे इतनी बारिश है, तो उसके हिसाब से ही किसानों को सजेस्ट किया जाता है कि कब बारिश हो रही है, किस अमाउंट में हो रही है, किस महीने में कितना हो रहा है, उसके हिसाब से ही वो अपना प्लानिंग करते हैं आगे। जी डॉक्टर हिमानी जी, क्या इसका भी पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल स्पेसिफिक स्टेट की अगर हम बात करें, किसी एक विशेष राज्य की अगर हम बात नहीं करें, पूरे भारत को अगर नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट में डिवाइड किया जाता है, तो क्या इसका पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है कि इस हिस्से में इस बार ज़्यादा बारिश होगी तो यहाँ के किसान पहले सावधान रहें या उस हिसाब से तैयारियां कर लें? जी, इसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। उसके लिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो भारतीय मौसम विभाग जो हर साल अप्रैल के महीने में जनरली फर्स्ट फोरकास्टिंग वो लोग देते हैं, पूर्वानुमान देते हैं। तो वो जोन वाइज ही देते हैं वहाँ का एक्चुअल कितना है और उससे कितना ऊपर रेनफॉल होगा, कितना नीचे रेनफॉल होगा। तो उसी के बेस पे जो फार्मर्स होते हैं उनको सजेस्ट किया जाता है, पहले ही बता देता है कि यहाँ पे इस बार थोड़ा कम बारिश होगी तो आप इस तरीके की फसलें उगाएं, जहाँ पर कम बारिश है तो कम वाटर रिक्वायरमेंट वाली फसलें उगाएं और वो वाली वेराइटीज़, वो प्रजातियाँ उगाएं जिसकी जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो कम है। और सपोज जहाँ पे उन्होंने ज़्यादा बारिश बताई है तो वहाँ पे किसान जो हाई वाटर रिक्वायरमेंट वाली क्रॉप होती है, शुगर केन हो गया, राइस हो गया, वो ग्रो कर सकते हैं। जी, तो जोन वाइज से डिफरेंट होता है। जी जी। डॉक्टर अनिता वशिष्ठ जी का रुक रहे थे। डॉक्टर वशिष्ठ जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, जब हम जोन वाइज की डिविडेंड की बात कर रहे हैं तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस बार देश के अंदर मानसून की स्थिति कैसी रहने वाली है, और जब जोन वाइज डिवाइड कर रहे हैं तो किस किस हिस्सों में बारिश की ज़्यादा संभावना है और कहाँ पर कम संभावना है? जी, जैसे कि अभी भारत मौसम विज्ञान विभाग का जो पूर्वानुमान है वो तो सामान्य के आसपास ही रहने का है, और जो अभी तक की जो बारिश हुई है वो भी सामान्य के आसपास है। लेकिन जैसे अगर हम दक्षिण भारत का रुख करें तो जो वहाँ पे बारिश हुई है वो सामान्य से काफ़ी अधिक हुई है। आपका जो पूर्वी इलाका है, उत्तर पूर्वी इलाका हम कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट वाला जो है, आसाम वाला इलाका, वैसे आप देख ही रहे होंगे कि आजकल जो वहाँ पे बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। लेकिन अगर हम इसकी भाषा में बोले, साइंटिफिक भाषा में कहें कि सामान्य से कितना ज्यादा है, तो वो सामान्य के आसपास ही है। हम ये नहीं कहेंगे कि सामान्य से बहुत ज्यादा बारिश हुई है, क्योंकि उन इलाकों में वैसे भी बारिश काफी ज्यादा होती है। और जैसे कि अभी आपका जो है उत्तर पश्चिम इलाका है हमारा, दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है, यहाँ पे भी अभी जो है मानसूनी बारिश अच्छी हो रही है, और ये भी अभी जो है सामान्य के आसपास ही है, और आगे भी इसको जो है सामान्य के आसपास ही रहने की संभावना है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी कि जैसे हम कहते हैं कि बारिश जो है सामान्य के आसपास रहेगी, लेकिन इसका वितरण कैसा रहेगा, ये वितरण का अनुमान लगाना अभी थोड़ा सा काफी मुश्किल हो जाता है। तो इसमें जो है, जैसे कि आप देख ही रहे कि अभी मौसम में काफी विविधता आ रही है, जो जलवायु परिवर्तन है या हम ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं, उसकी वजह से जो बारिश के जो रेनी डे हम जिसे कहते हैं, वर्षा के दिन, उनमें कमी आ रही है, और जो वर्षा की तीव्रता है उसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। और जो बारिश जो है, जैसे आप कहते हैं कि एक हफ्ते में होने वाली है या 4-5 दिन में होने वाली है, वो बारिश आपके एक ही दिन में हो जाती है या 2-3 घंटे में हो जाती है। इससे जैसे काफी समस्याएं आ जाती हैं। हमारे अनुसार तो ये है कि भाई सामान्य वर्षा हो गई है, जो बारिश पूरे 4 महीने की बारिश है, वो 4 महीने की जो टोटल बारिश जो हम सामान्य बारिश करें वो हो रही है, लेकिन उसका वितरण उसका फसलों के हिसाब से उतना उपयुक्त नहीं हो रहा है। तो इसमें यहाँ पे जो फसलों में उचित प्रबंधन की बहुत जरूरत है किसान भाई बहनों को, और जैसे समय समय पर उनको मौसम पूर्वानुमान की जानकारी होनी चाहिए, और इसमें जैसे उनको प्रबंधन करना चाहिए। जैसे आपका बारिश ज़्यादा हो रही है तो ओबियस है, अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है तो आपको वाटर लॉगिंग जैसी समस्या आ जाएगी। तो वाटर लॉगिंग समस्या आ जाएगी, आपकी कई फसलें होती है, कई तरह की फसलें हैं, कुछ वाटर के पानी के प्रति काफ़ी संवेदनशील होती है, जैसे आपकी दलहनी फसलें हैं या तिलहनी फसलें हैं या सब्जी वर्गीय फसलें हैं। तो ये फसलें जो है आपके पानी के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती है। अगर इनमें थोड़ी देर भी वाटर लॉगिंग या पानी रुक जाता है तो ये फसलें आपकी खराब हो जाती है। तो इनमें जैसे आपको अभी जो समय, अगर किसान भाइयों की बुआई हो चुकी है तो वहाँ पे जो वाटर जल निकासी का प्रबंधन जरूर कीजिए, और अगर आप उसमें बुआई करने वाले हैं या आप पौध को लगाने वाले हैं तो उनको जो है ऊंची मेढ़ों में जरूर लगाएं इससे। और जैसे कि जल निकास अगर आपको करना ही है तो उसका भी संरक्षण करें,
जैसे खेत के पास में आप कुछ पौंड नमा स्ट्रक्चर बना दीजिए और जो आपका खेत का पानी है उसको जल निकास के द्वारा उसमें रख लीजिए, पौंड में डाल दीजिए, ताकि जैसे कि मैंने कहा कि अभी काफ़ी विविधता आ रही है मौसम में, आपके रेनी डे जो हम कहते हैं वर्षा वाले दिनों में कमी आ रहे हैं और ड्राई पीरियड जो है, जो सूखा दिन होते हैं ना, वो ज़्यादा हो रहे हैं। तो अभी आपका क्या कि बारिश तो आपकी काफ़ी हो गई, लेकिन वो 1 या 2 दिन में ही हो गई आपकी, और आपके आगे जो है 1 हफ्ता या 10 दिन आपका सूखा पीरियड रह गया। तो अगर आपने ये पानी का संचय किया हुआ है तो इस पानी को जो है आने वाले दिनों में जब आपका सूखा पीरियड आ रहा है तो उसमें आप जो है किसी पंप के सहारे जो है आप पुनः उसको जो है खेतों में डाल सकते हैं। इससे आपके कई फायदे हो सकते हैं। एक तो आपका खेत पानी भूजल जो है आपका संरक्षित रहेगा, आपको पौधों को पानी मिल जाएगा। दूसरा, जो आपके खेतों से जो खनिज लवण गए हुए हैं पानी में, तो वो फिर से जो है आपके खेतों में वापस पानी के जरिए जो है वापस आ जाएंगे। तो आपका जो इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान होने से भी आप बच जाएंगे और जैसे मृदा की जो है उर्वरकता भी बनी रहेगी और आपको फसलों में पानी भी मिल जाएगा। और इसके अलावा जैसे अभी डॉक्टर विपिन ने बताया कि अगर आप धान की फसल लगा रहे हैं तो धान की फसल में पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उसमें जो है आप ऊंची मेंढे बना दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है उसमें रुक सके। जी, और इसके साथ ही एक बात और भी बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि आपने बताया कि जल का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो वर्षा का हो, चाहे या हम सिंचाई व्यवस्था के लिए हम कोई भी स्रोत का इस्तेमाल कर रहे हो। आज के समय में जल को संरक्षित करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। डॉक्टर विपिन जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर विपिन जी, जहाँ एक तरफ हम जल को लेकर चुनौतियों की बात करते हैं, लेकिन जैसे मैडम ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में हम देख रहे हैं पिछले कई हफ्ते से लगातार बारिश हो रही है, कुछ हिस्सों में तो इतने बारिश हो गई है कि बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। उन क्षेत्रों के किसान कैसे बरसात से अपनी फसलों को बचाएं, और जहां पर बाढ़ है तो वहां पर तो क्या ही कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ देश के जो बाकी हिस्से हैं वहां पर बरसात के दौरान अपनी फसल का प्रबंधन कैसे किया जा सके ताकि बेहतर उपज उनको मानसून के दौरान ज़्यादा बारिश हो तो भी मिल सके। जैसे जो बारिश ज़्यादा होना, नो डाउट जल तो जीवन है, लेकिन अगर बारिश ज़्यादा हो जाती है तो भी ये बहुत ही खतरनाक होता है और हमारी जो फसलें लगी रहती हैं, खड़ी रहती हैं, उनको नुकसान पहुंचाता है। तो उसका सबसे अच्छा उपचार यही है कि किसान भाई, अगर आपको ये पता है कि हमेशा आपके जो है क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बनी रहती है और बरसात ज़्यादा होती है, तो मैं ये कहूँगा कि आपको इरिगेशन से ज़्यादा फोकस आपको ड्रेनेज पे भी ध्यान देना चाहिए। आप देखते होंगे कि पहले जब ऐसे क्षेत्र होते हैं वहाँ पर सरकार भी कोशिश करती है एक ड्रेनेज चैनल बनाने का, लेकिन बहुत से किसान क्या करते हैं, उनको इंक्रोच करके उन चीज़ों को हटा देते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि देखिए, आपके क्षेत्र में ऑलरेडी एक बाढ़ की स्थिति हमेशा बनती है, ज़्यादा बारिश होती है। इसका मतलब ये है कि आपके वहाँ जितना महत्व सिंचाई रखता है उतना ही महत्व आपका जल खेतों से निकलना भी बहुत महत्व रखता है। जैसे मैडम ने भी बताया था कि अभी क्या होता है कि वर्षा की जो इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि अचानक खेतों में पानी लग जाता है। अब मान लीजिए आपने फसल लगाई है और आपकी फसल अभी नी हाइट स्टेज पे छोटी सी ही है, और उस अवस्था पे अगर आप बारिश ज़्यादा हो गई और वो आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है ड्रेनेज की, तो वैसी स्थिति में आप पूरी तरह से फ्लॉप हो जाओगे। तो मेरा आप लोगों से एक बहुत बड़ा यही रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप लोग देख लीजिए कि अगर ड्रेनेज की नालियां पहले से उपस्थित हैं आपके आसपास, अगर उनकी अच्छे से सफाई नहीं हुई है तो उनकी सफाई करवा दीजिए, अगर नहीं है तो बनवा के रखिए, क्योंकि पूरी तरह से जो पानी है ये जितना आवश्यक है उतना हानिकारक भी होता है हमारी फसलों के लिए। तो इसलिए ड्रेनेज का बहुत सुनिश्चित व्यवस्था हमारे वहाँ होना चाहिए। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे क्या है कि जैसे इंटेंसिटी बढ़ रही है तो पानी कुछ समयों के लिए हमें बहुत ज़्यादा मिल रहा है। अब वो पानी बह के अचानक अगर कहीं हमारे तालाब में चला जाए, कहीं कम्युनिटी पॉन्ड में चला जाए, इस तरह का कोशिश कीजिए कि अचानक नहीं आपके खेत का पानी पता चला नदी में चला गया, नदी से बह के कहीं और चला गया, ऐसी परिस्थिति मत कीजिए। अगर आपके आसपास कहीं जल का पॉन्ड है या आपके पास इतनी ज़मीन है, अगर आप हार्वेस्ट करके रख सकते हैं तो रख लीजिए, क्योंकि ये आगे की जो अवस्थाएं हैं फसलों की, उन अवस्थाओं पे बहुत ही कारगर होता है। जब आपको पानी बारिश ना हो उस अवस्था में आप उसको यूज भी कर सकते हैं। लेकिन पुनः मैं कहना चाहता हूं कि ड्रेनेज नालियों का आप जरूर सुनिश्चित कर लें कि आपके आसपास होना चाहिए जिन स्थानों में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। जी,
जिन स्थानों पर अधिक से अधिक बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया जाता है, यहाँ जहाँ आप अनुभव करते हैं कि यहाँ ज़्यादा बारिश हो रही है, वहाँ किसान भाई अपनी खेतों को इस तरीके से व्यवस्थित करें, इस तरीके से प्रबंधन करें ताकि जल निकासी की बेहतर व्यवस्था हो। आपकी फसलों में ज़्यादा जल रुकेगा नहीं, तो आपकी फसल को पर्याप्त मात्रा में जल की जो आपूर्ति हो रही है उसको मिल सकेगा और अच्छा उत्पादन आपको देखने को मिल सकता है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर जानेंगे हमारे विशेषज्ञों से, लेकिन यहाँ रुकना होगा छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें और देखते रहें विचार विमर्श। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। भाई तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा तो रहा है। आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श। एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि देश में मानसून ने दस्तक दे दी है और हमारे किसान भाइयों के लिए ये मानसून सोने पे सुहागा जैसा होता है। लेकिन इस मानसून में किसान भाइयों को बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान भी रखना चाहिए ताकि उनकी फसलें बेहतर उत्पादन उनको दे सके और उनकी खेती किसानी और बेहतर हो सके। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, डॉक्टर वशिष्ठ जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर वशिष्ठ जी, जिस तरीके से आपने बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं मानसून को लेकर जिससे हमारे किसान भाइयों को काफ़ी जागरूकता मिलेगी, हम ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि जब हम क्षेत्रों में देखते हैं कि बाढ़ की समस्या आ जाती है, जिस तरीके से आपने बताया कि मानसून का आकलन किया जाता है पहले से ही, जो वैज्ञानिक हैं वो बताते हैं, आप भी एक वैज्ञानिक हैं, आप कैसे अनुभव करती हैं? क्या हम बाढ़ को भी नियंत्रित कर सकते हैं या बाढ़ को लेकर इस तरीके से कोई व्यवस्था की जा सकती है कि पिछले साल इतने सेंटीमीटर पर बाढ़ आई थी, अब इतने सेंटीमीटर पर बाढ़ नहीं आएगी, या उन क्षेत्रों को रेखांकित करके क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा सकती हैं? जी, जैसे कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होते हैं उसमें तो सबसे पहले यही है कि आपको सब जल निकासी का उचित प्रबंधन रखना चाहिए। जैसे कि अभी डॉक्टर विपिन ने भी बताया कि पहले से वो अभी इस साल भी हमको पता है कि जैसे आसाम वाले क्षेत्र हैं या बिहार क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जो है पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है बरसात के दिनों में, तो वहाँ पे जल निकासी या ड्रेनेज की उचित प्रबंधन रखना चाहिए। दूसरा, वहाँ पे जैसे जो भी हम फसल या किस्में लगा रहे हैं वो उस टाइप की फसल या किस्म को चुनना चाहे जो कि ज़्यादा पानी की वजह से प्रभावित ना हो, इस टाइप की फसलों को भी उसमें चुनना चाहे। और जैसे कि भारत मौसम विज्ञान विभाग पहले ही चेतावनी दे देता है किन किन इलाकों में भारी बारिश होने वाली है या अति बारिश, हैवी, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल जिसे कहते हैं, बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, तो ये पहले उनको चेतावनी दी जाती है। तो अगर पहले से हम प्रबंधन या उसमें उपयुक्त प्रबंधन कर लें तो हम तो जो है नुकसान होने से बच सकते हैं, या उसमें अगर नुकसान हो भी रहा है तो उसमें कमी कर सकते हैं। जी, डॉक्टर विपिन जी का रुख करते हैं। डॉक्टर विपिन जी, जब हम धान की फसल की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया, आपने पहले भी बताया कि जल प्रबंधन करना चाहिए, नालियों की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। छत्तीसगढ़ की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की करें, यहाँ पर मुख्यतः रूप से धान की खेती बहुत बड़े रूप में की जाती है। बहुत से ऐसे किसान हैं जो आजीविका के रूप में धान की खेती का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम धान की रोपाई की बात करते हैं तो उसमें भी पूरा हम खेत को पानी से भर देते हैं, लेकिन उस दौरान जब बारिश होती है तो कैसे किसान भाई समझें इस चीज़ को कि कितनी बारिश की आवश्यकता है या कितनी सिंचाई की आवश्यकता है, क्योंकि पहले से ही जल भराव उनके खेतों में होता है, तो कैसे उसको मैनेज किया जाए और कितने समय के अंतराल पर पानी की निकासी सुनिश्चित की जाए और कितने समय के अंतराल पर कितने सेंटीमीटर पानी रखना है, और जैसे किस्म का मैडम ने जिक्र किया तो कैसे किस्म का चुनाव करें? जैसे आपने बात किया कि, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले तो किसानों को एश्योर करना है कि आपका ज़मीन कहाँ है। लो लेइंग में है तो आप, मैं कहूँगा कि आप उन प्रजातियों का चुनाव करें जिनकी अवधि लंबी हो, क्योंकि क्या होता है कि जब देखा गया है कि अगर जल्दी अवधि वाली अगर कोई प्रजाति आप ले लेते हैं और आपके तरफ लो लेइंग एरिया है जहां पर पानी लगी रहती है, तो आप देखे होंगे कि धान जब बालियां आ जाती हैं तो गिर जाती हैं, फिर जमाव हो जाता है। लेकिन जब आप लंबी अवधि वाली लेंगे तो आपका क्या होगा, मानसून चला जाता है तो पानी आपके खेत में नहीं रहता है और आपकी जो फसल है जो अंतिम अवस्था पे जब हार्वेस्टिंग का स्टेज होता है तो नुकसान नहीं होता है। और दूसरी बात आपने पूछा कि कितना पानी हमें लगाना चाहिए, तो अगर देखिए अभी मेरा मानना है कि जो वैज्ञानिक पद्धति है, जो DSR टेक्नोलॉजी है वो तो ऐसी है, जो डायरेक्ट सीडेड राइस टेक्नोलॉजी है वो तो उन क्षेत्रों के लिए हम रिकमेंड करते हैं जहां पर पानी की समस्या है। लेकिन आप बोल रहे हैं कि जहां पर पानी अगर अधिक है तो हम वहां पर कहेंगे कि ठीक है, किसान भाई जो ट्रांसप्लांटिंग मेथड से अगर खेती करना चाह रहे हैं तो
ट्रांसप्लांटिंग के बाद 4 से 5 सेंटीमीटर पानी आप अगर मेंटेन करते हैं अपने फील्ड में तो उसके फायदे बहुत ज़्यादा हैं। स्पेशली हम धान की फसल की बात करें तो क्यों, उससे फ़ायदा क्या हो जाता है कि जो खरपतवार है वो हमारे नहीं आते और जो हमारी फसल में कोई वो कंपटीशन पैदा नहीं करते। ठीक है, दूसरी बात साथ ही साथ बहुत से ये भी देखा गया है कि पानी लगने से कीड़ों का भी उतना प्रकोप थोड़ा कम होता है, क्योंकि जो ज़मीन में ही अंडे देना और उनके लार्वा बनना वो उन कीड़ों को वो स्कोप नहीं मिल पाता। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि पानी का जो लीफ पे लगे रहते हैं पानी में उनके जो अंडे होते हैं वो चीज़ें दह जाती हैं, तो वो हमें एक बेनिफिशियल होता है। और दूसरा पोषक तत्व के अगर स्वभाव से भी देखें तो जब पानी लगा रहता है तो उससे क्या होता है, फास्फोरस की और आयरन की अच्छी खासी अवेलेबिलिटी है जो हमारे धान के खेत में उसकी बढ़ जाती है और हमारे पैदावार पर उसका बहुत सीधा असर दिखता है। यही जब वो आप डायरेक्ट सीडेड जब हम अपलैंड में करते हैं तो हमारे किसान भाइयों को आयरन की डिफिशियंसी का समाधान करना पड़ता है, बोरान की करना पड़ता है, फास्फोरस की डिफिशियंसी आती है, इन चुनौतियों का समाधान करना पड़ता है। लेकिन जहाँ पानी ज़्यादा गिरती है और जहाँ पर अगर पानी अगर आप 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर मेंटेन करते हैं तो आपको ये सब फायदे आपको पूरी तरह से मिलने वाले हैं। दूसरी बात, सिंचाई कब करें, तो देखिए एक सीधा सा फंडा है उन क्षेत्रों के लिए जी जहाँ पर पानी मैं मानता हूँ प्रचुर मात्रा पे है। आप अपने फील्ड को सैचुरेट अवस्था पे रखिए। मीन्स फील्ड में जब आप किसान पैर रखता है और हल्की सी दबाव महसूस करता है, ठीक है, और उसमें से हल्के हल्के अगर पानी अभी आने बंद हो गए, अब इसका दब रहा है लेकिन बंद हो गए, तो वो एक कहते हैं ना कि आपका अच्छा है पानी आप भर देंगे फिर सैचुरेट हो जाएगी जो है आपकी, ये एक सामान्य तकनीकी है। वैसे भी आजकल बहुत से और भी सेंसर्स आ चुके हैं, अगर आप एडवांस हैं तो उन सेंसर्स को भी लगा के अपने फील्ड में अल्टरनेट पानी वेटिंग एंड ड्राइंग भी कर सकते हैं। ये सब भी तकनीकी हैं। और कुछ महत्वपूर्ण जो अवस्थाएं होती हैं जैसे कि बूट बनना, जब गांठें बनती हैं धान में, बालियां आना होता है, जब टिलरिंग आपके धानों में होती हैं, उन अवस्थाओं पे ये सुनिश्चित करें कि आपके खेत में पानी होना चाहिए। इस अवस्था पे पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। दुधिया अवस्था है, ऐसी अवस्थाओं पर पानी कमी नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसका सीधा प्रभाव आपके पैदावार पर पड़ जाएगा। तो ये सब कुछ मुख्य बातें थी उन क्षेत्रों के लिए जहाँ पर पानी अच्छी मात्रा में होता है। किसानों को ये सब चीज़ें धान की फसलों में देखना चाहिए। डॉक्टर विपिन जी, आपने कहा अवस्था का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि उन अवस्थाओं में भी वो पानी मेंटेन रहे। तो जैसा कि आपने बताया कि 3 से 4 या 4 से 5 सेंटीमीटर पानी रहना चाहिए, तो क्या इन अवस्थाओं के दौरान भी 3 से 4 या 4 से 5 सेंटीमीटर पानी रहना चाहिए? और दूसरा, इसमें एक चीज़ और भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कितने समय के अंतराल के बाद ये पानी का लेवल चेंज करना चाहिए, या कितने दिनों तक ये 3 से 4 सेंटीमीटर पानी बनाए रखना चाहिए अपनी खेती में? जैसे कि आपने कहा, ये वहाँ की मिट्टी पर भी डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए आपकी मिट्टी क्लेई है तो वहाँ पर जल धारण करने की क्षमता उसकी ज़्यादा होगी, और जहाँ का क्लेई है तो उसकी थोड़ा लोमी है, सिल्टी है, तो उसका क्ले से थोड़ा कम होगा। तो ये मान के चलें कि मैं जैसे ही आपकी फील्ड में मैंने जो बताया कि वो पद्धति है कि आप अपने फील्ड का अपने परीक्षण करें, जाएं, देखें, जैसे ही आपके पैर दबने की अवस्था में आए आप उसकी सिंचाई पानी दे सकते हैं और वो पानी का लेवल मेंटेन कर सकते हैं। और आपने पूछा कि जैसे कि जिन अवस्थाओं पर पानी कितना रहना चाहिए, मेरा कहना मतलब ये था कि उन अवस्थाओं पे पौधा थोड़ा भी स्ट्रेस फील ना करे। ये ना कि उस अवस्थाओं पे आपने लापरवाही कर दी और पौधा स्ट्रेस में चला गया, तो उन अवस्थाओं पे इसका पानी का प्रभाव ज़्यादा पड़ जाता है। तो इसलिए सुनिश्चित करें कि उस अवस्थाओं पर पानी रहना ही रहना है। जी, तो ये भी बहुत बारीक बातें हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें जो किसान भाई अपनी धान की खेती में अगर ध्यान रखेंगे तो आपको बिना किसी संशय के, बिना किंतु परंतु के बहुत अच्छा उत्पादन आप ले पाएंगे और आपकी आय भी बढ़ सकती है। डॉक्टर हिमानी बिष्ट का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर हिमानी जी, डॉक्टर वशिष्ठ ने हमें पहले जिक्र किया कि हम देख रहे हैं कि गैपिंग की समस्या आ रही है। कहीं पर जो रफ डेज हैं उसमें ज़्यादा समस्या हो जाती है और ज़्यादातर बारिश 2 दिन में ही हो जाती है, बाकी के हफ्ते के 3-4 दिन सूखा पड़ा रहता है। ये कितनी बड़ी चुनौती आप देखते हैं और जलवायु परिवर्तन से इसको कैसे क्या निपटा जा सकता है? क्या इसकी स्थिति में सुधार लाया जा सकता है?
जी, कई बार ऐसा देखा गया है कि लगातार बारिश हो रही है लेकिन बीच में एक ड्राई स्पेल आ गया, उस टाइम पे मतलब बारिश नहीं हो रही है वहाँ पे। तो उसमें अगर आपने ऐसी क्रॉप लगाई है जिसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, तो उस टाइम पे अगर आप जो आपका पानी ऑलरेडी अगर सिंचाई की सुविधा है तो आप जो स्टोर्ड वाटर है उससे आप सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो जिस टाइम अगर ज़्यादा बारिश आई तो उसका हम संचय कर सकते हैं। तो जल संचय वहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अगर आपने उस टाइम पे जब ज़्यादा बारिश हुई है तो पानी का संचय कर रखा अच्छे से, तो जिस टाइम बारिश नहीं आए तो आप उसको सिंचाई के लिए यूज़ कर सकते हैं और उसका अच्छा प्रबंधन कर सकते हैं। और जो पहले तो पूर्वानुमान मिल जाता है कि जैसे अभी अचानक से बारिश हुई है तो बीच में ड्राई स्पेल होने वाला है, कोई बारिश नहीं है, तो उसके हिसाब से वो सिंचाई जो फार्मर्स हैं जो सिंचाई की अगर उनके पास सुविधा है तो उसका अच्छा प्रबंधन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो वो वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू पहले पानी को जमा कर सकते हैं और उस टाइम पे जब बारिश नहीं होती है और उस टाइम पे क्रॉप की स्टेज ऐसी है कि आपको पानी देना ही है, तब उस टाइम पे आपको मतलब जो स्टोर्ड वाटर है उससे आपको सिंचाई करनी है जी, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। जी डॉक्टर वशिष्ठ जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, जब हम संरक्षण की बात करते हैं तो उस पानी का हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं? क्या कोई विधियां हैं जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहती हैं, या कोई ऐसे उपकरण हैं जिसका इस्तेमाल कर हम जल का संरक्षण कर सकते हैं बेहतर तरीके से? जी, जैसे जल संचय करने का तो सबसे सरल उपाय मैंने पहले भी बताया है कि खेत के पास ही आप एक पॉन्ड बना दीजिए, नहीं तो आप जो है गांव के स्तर पे भी इसे बना सकते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और जहां भी गांव का खेतों का ही पानी नहीं और भी आपके जो पूरे गांव का पानी है उसको उस पॉन्ड में आप संचय कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब आपका पानी की कमी है तो इस पानी को आप सिंचाई के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं या किसी और अन्य पर्पज के लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे मैं ये एक बात और बताना चाहूँगी कि जैसे कि बरसात के मौसम में आपको मौसम पूर्वानुमान की जानकारी होनी जरूरी है, क्योंकि इसमें जो है कीड़े और बीमारियां आती हैं और कीड़े बीमारियां आने पर जो है अक्सर जो किसान भाई बहन क्या करते हैं उसमें स्प्रे कर लेते हैं, इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड उसमें डाल देते हैं। तो वो क्या होता है कि जैसे अभी आपने पानी स्प्रे किया, उसके बाद बरसात आ गई तो वो पानी जो है उसमें बरसात के पानी के साथ जो है उसमें धुल जाता है और वो आपका मृदा में चला जाता है और आपकी मृदा दूषित हो जाती है। अगर बारिश ज़्यादा हो गई तो वो और मृदा से अंदर जाके आपके भूजल को भी दूषित कर लेता है। और भी ज़्यादा बारिश हो गई तो रन ऑफ होके जो खेत से बहकर जो नज़दीकी नाले हैं या तालाब हैं उनसे होते हुए आपका जो है नदी में चला जाएगा या आगे जो भी आपकी झील है लेक है उसमें चला जाएगा। तो इसलिए जो है मौसम की जानकारी आप ज़रूर रखिए और मौसम के आधार पर ही आप खेती कीजिए। अगर आपको मौसम की जानकारी है तो आप स्प्रे नहीं करेंगे तो आपका जो है, क्योंकि आजकल आप देख ही रहे हैं कि जो पेस्टिसाइड ये है इनका भी जो कॉस्ट है ये काफ़ी ज़्यादा है, तो ये और उसके बाद आपने इसको जो है किसी लेबर से इसको स्प्रे कराया है तो वो भी कॉस्ट आपका आ जाता है। तो जो आपकी लागत है उसमें जो है कमी आ जाती है अगर आपकी मौसम की जानकारी है। साथ ही जो आपके इसके दुष्प्रभाव हैं, एक तो आपका जो वातावरण है वो प्रदूषित होने से बच जाता है, आपका भूजल प्रदूषित होने से बच जाता है, आपकी मृदा है वो भी प्रदूषित होने से बच जाती है, आपके जो नज़दीकी जो नाले हैं या नदी हैं वो भी प्रदूषित होने से बच जाते हैं। इसके साथ ही अगर ये दूषित पानी जो पेस्टिसाइड है ये नदी नाले या लेक में चला जाता है तो वहाँ के जो जीव जंतु हैं उनको भी नुकसान पहुँचा सकता है। इसलिए जो आपको ये छोटी सी अगर जानकारी पहले से है तो आप ये सारे जो नुकसान है इनको होने से बचा जा सकता है और आपकी जो लागत है उसमें भी जो है कमी आ सकती है। और आप पानी का जो है संचय जरूर करें, चाहे वो घरों में, इवन मैं तो ये कहूँगी कि हमको जो अपना पीने का पानी के लिए भी जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। हमें अपने जो घर बनाने हैं उसमें इस टाइप का स्ट्रक्चर लगाना चाहिए ताकि हमारा जो वर्षा का पानी है उसका हम संचय करें और इस पानी को जो है हम पीने के लिए उपयोग करें। क्योंकि कहते हैं ना कि जो वर्षा का पानी होता है वो सबसे ज़्यादा प्योर होता है, इवन जो हमारे RO लगे होते हैं उससे भी इसका जो पानी सबसे अच्छा होता है। तो अगर हम बरसात का पानी उपयोग में करते हैं तो हमें भी इसका फ़ायदा होगा, स्वास्थ्य लाभ होगा और इस पानी को हम पौधों में या अपनी फसलों में उपयोग करते हैं तो फसलों में भी इसका फ़ायदा हो सकता है। बिल्कुल। और जैसे कि भूजल स्तर गिरता जा रहा है दिन ब दिन, तो कहीं ना कहीं ये चुनौती हम सबके लिए है।
जब हम खेती की बात कर रहे हैं या फिर जब हम मानसून की बात कर रहे हैं या वर्षा की बात कर रहे हैं, जल संरचना की बात कर रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी सिर्फ किसान भाइयों की नहीं है। ये हम लोगों के आम जीवन में भी हम लोगों की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम कितना जल का संरचना कर रहे हैं और जल संरचना को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और कितने व्यवस्थित रूप से अपनी जिम्मेदारी उस जल को बचाने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि आने वाले समय में अगर देखा जाए तो जल की आपूर्ति बहुत ज़्यादा लेवल पर बढ़ने वाली है और कहीं ना कहीं इसके लिए हम सभी जिम्मेदार होंगे। तो इस सिलसिले में अगर देखा जाए तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है जो हम निभा सकते हैं अपनी जल आपूर्ति को बेहतर करने के लिए। जैसे कि आपने अभी देखा है, पिछले महीने अभी दिल्ली में ही देखा था कि काफ़ी जो है पीने के पानी की काफ़ी संकट आ गया था। तो अभी बरसात में जो वाटर लॉगिंग की समस्या आ गई है, तो हमको जो उचित प्रबंधन इसमें करने की बहुत आवश्यकता है। अभी जैसे हमारा बारिश अधिक हो रही है, तो इस बारिश को जो है हमें अपना भूजल का स्तर इसको बढ़ाना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, जिससे आगे आने वाले गर्मियों के जो अगले साल गर्मी आएगी उसमें हमको जो पीने के पानी के संकट से ना देखना पड़े। बिल्कुल। डॉक्टर वशिष्ठ जी, एक चीज़ इसमें और भी हम बात करना चाहेंगे। जब हम मानसून की बात कर रहे हैं या खेती की बात कर रहे हैं, तो खेती को बचाने के लिए तो हम जोर डालकर बात करते हैं कि आप इन रसायनों का प्रयोग करें, इस तरीके से करें, तमाम सावधानियाँ हैं। लेकिन खेती करने वाला जो किसान है, हम कई बार देखते हैं कि मानसून में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश होती है और उस बरसात में भी किसान भाई काम कर रहे होते हैं। कोई किसान ऐसे होते हैं जो बिजली की चपेट में आ जाते हैं। ऐसे किसान भाई जो इस तरीके मौसम में काम करते हैं, वो इस तरह की घटनाओं का शिकार ना हो, उनके लिए क्या सावधानियां होनी चाहिए। और साथ ही हम देखते हैं कि जैसे कीट बीमारियों की आपने बात करी, तो कई बार हम ऐसे देखते हैं कि कैसे जीव जंतु हैं जो पानी में रेंगकर आ जाते हैं और किसान भाइयों को उनका भी शिकार होना पड़ता है। ऐसे में अपने किसानों को भी सुरक्षित करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। उनके लिए क्या राय है? जी, जैसे कि अभी आपने कहा कि इस मौसम में बिजली का गिरना जो है काफ़ी होता है। इसमें जैसे बिहार में अभी आपने पिछले दिनों घटनाएं सुनी है, बिजली गिरने की घटना है। इसमें काफ़ी जो है जान की हानि हो जाती है, या हमारे जो पशु हैं वो उनकी भी हानि हो जाती है। तो इसके लिए जो एक दामिनी ऐप है, तो ये दामिनी ऐप अगर आप जो है अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर देते हैं, तो इसमें जो है 3-4 घंटे पहले ही आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि आपके जो क्षेत्र में जहाँ पे आप खड़े हैं या जो भी इलाके में आप हैं वहाँ पे बिजली गिरेगी या नहीं गिरेगी। अगर गिरने वाली है तो आपको पहले उसमें अलर्ट आ जाएगा कि आप जो है आपके एरिया में बिजली गिरने वाली है। तो ऐसे समय में अगर आपको पता चल गया कि जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर बिजली गिरने वाली है, तो आपको जो है ये नहीं, कई बार हम होता है कि पेड़ के नीचे चले जाते हैं या कोई बिजली का खंभा है उसके नीचे चले जाते हैं, तो वहाँ पे हमको ये सब नहीं करना है या पानी वाले स्थान पे नहीं जाना है। हमको जो है कैसे ऐसे सुरक्षित सूखे स्थान पे जाना है और खुले में रहना है, जो ताकि जो है बिजली जो है से हमारा बचाव हो सके। या हमको कोई अगर शेड या घर होता है ना, जैसे घर की आड़ है, ये मिल जाता है तो हमको तुरंत वहाँ पे चले जाना चाहिए। लेकिन खेतों में अक्सर जो है ये तो मिलेगा नहीं, तो हमको ऐसी जगह जाना है कि जहाँ पे आपका पानी इकट्ठा ना हो और खुले में हो, नहीं वहाँ पे कोई खंबा हो, बिजली का खंबा हो, या नहीं कोई पेड़ हो। तो ऐसे खुले में हमको वहाँ पे अपने को सुरक्षित करना बहुत आवश्यक है। जल्दी से जल्दी हमको जो है अपना खेतों से दूर चला जाना चाहिए, क्योंकि खेतों में अक्सर क्या होता है कि पानी खड़ा रहता है और ऐसे में जो है बिजली गिरने की संभावना बढ़ जाती है। क्या मोबाइल का प्रयोग उस दौरान नहीं करना चाहिए डॉक्टर वशिष्ठ जी? मोबाइल का प्रयोग करना भी क्या? मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए जी, क्योंकि जो आपकी बिजली होती है मैं कहूँगी कि वो एक जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है, और जो हमारे मोबाइल से भी जो आपके कहते हैं ना सिग्नल आ रहे हैं, वो भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है। तो वो जो है सिग्नल जो है आपको नहीं लेने चाहिए उस समय, चाहे आपका फ़ोन आ भी रहा है तो आपको उस समय बिल्कुल फ़ोन नहीं रिसीव करना चाहिए। जी, डॉक्टर विपिन जी का रुख करते हैं। डॉक्टर विपिन जी, जैसे कि मैडम ने बताया कि दामिनी ऐप का इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या ज़मीनी स्तर पर किसान इतने अवेयर हैं या इतने जागरूक हैं कि इस तरीके की ऐप्स का इस्तेमाल कर अपने आप को इन संकटों से बचा सकते हैं? और इसके अलावा ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिसका किसान भाई इस्तेमाल कर इन सब जानकारियों से रूबरू हो सकते हैं कि अपनी खेती किसानी के दौरान वो इन सावधानियों को बरतें ताकि उनको इस तरीके की दुर्घटनाओं का शिकार ना होना पड़े? जैसे कि देखेंगे कि आज मोबाइल ऐप डाउनलोड करना या मोबाइल चलाना बहुत ज़्यादा ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं रह गया, क्योंकि जो मोबाइल की पेनिट्रेशन हम कह सकते हैं लगभग में अब हर किसान करने लगा है, और नहीं है तो उनके क्या कहते हैं कि या तो उनके घर में कोई बच्चा है या कोई भी है, तो अगर इस वीडियो मीन्स इस न्यूज़ के माध्यम से लोग सुन रहे हैं तो इस एप्लीकेशन को मैं तो मानता हूँ उनको इंस्टॉल करना चाहिए। और हाँ, हमें मौसम से संबंधित और न्यूज़ से संबंधित आजकल सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल
बढ़ रहा है, हमें इन सब चीज़ें जानकारियों को जानना चाहिए। आजकल गवर्नमेंट भी बहुत ऐसी छोटी छोटी वीडियोस, छोटे छोटे पैम्पलेट इशू करती है इन सब की, कैसे हमको बिजली गिरे या ऐसी अवस्थाओं में, आपदा की अवस्था में कैसे बचना है। तो इन सब चीज़ों को, सावधानियों को बहुत हमें अवेयर होने की ज़रूरत है। और मैं ये कहूँगा कि जैसे आपने एक और मैडम से पूछा था कि किसानों को जो है कुछ जानवरों से बचना कैसे, कभी कभी सांप काट लेता है, ये सब चीज़ों में भी समस्याएं आती हैं। तो मैंने देखा है बहुत से किसान लोग, क्या है ना कि किसान नो डाउट किसानी तो पैशन से करता है, वो दिन और रात तो नहीं देखता। लेकिन मैं ये हमेशा कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। आप कभी भी ऐसा अपने तरफ से कदम मत उठाइए। जैसे क्या मैं देखा हूँ, रात में लोग पानी चलाने चले जाते हैं, पानी लगाने चले जाते हैं, और टार्च की कोई व्यवस्था नहीं रहती है। उन बिना ऊंचे जो हाई नेक के शू होते हैं उनको नहीं पहनते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इन सब चीज़ों पे भी ध्यान दीजिए। मैंने बहुत बार देखा है जब हवा बहुत तेज़ चलती है उसमें भी लोग हर्बिसाइड का, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं और उनको ये नहीं पता कि किस दिशा में करना चाहिए, कितनी स्पीड होनी। तो ऐसी चीज़ों से बचिए, क्योंकि ये भी आप कह सकते हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए दुर्घटना का कारण बन सकती हैं। तो ये इन सब चीज़ों का, कभी भी केमिकल की दुकान पे जाए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या गाइडलाइंस होती हैं, इन सब का इन्फॉर्मेशन आपको जानना चाहिए। आप कभी भी निग्लिजेंस अपने तरफ से, मतलब अपने तरफ से कोई कोताही मत कीजिए, तभी जान से आप अपनी सुरक्षा कर पाएंगे खेती बाड़ी के साथ साथ। और मेरा यही संदेश होगा। और आजकल आप लोग अपडेट रहिए सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप पे कोई ऐसी जानकारी मौसम से, मतलब इन सब चीज़ों से संबंधित मिलती है तो उनको जानिए। डीडी किसान का ही जो आपका बहुत अच्छा है, आप जो अवेयर करा रहे हैं। तो और भी जैसे मैंने देखा है आजकल लोग सोशल मीडिया का यूज करके भी अवेयर करते हैं, कैसे बिजली में, जैसे मैडम ने बताया कि पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए, कहाँ पे खड़ा होना चाहिए, कैसे खड़ा होना चाहिए, इन सब चीज़ों को आपको जानना चाहिए। जी डॉक्टर विपिन जी, आपने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की और हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि डीडी किसान के कार्यक्रम के ऐसे तमाम कार्यक्रम हैं जिसके माध्यम से किसान भाइयों को खेती किसानी से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की जाती है। और आपको ये भी बता दें कि दूरदर्शन किसान पर एक मौसम खबर के नाम से कार्यक्रम भी प्रसारित किया जाता है, जिसमें किसान भाइयों को मौसम से जुड़ी हर एक जानकारी दी जाती है कि कब बारिश होगी, कहाँ तापमान कैसा रहेगा, पर्यटन स्थलों पर कैसा मौसम रहेगा और खेती किसानी को लेकर क्या कुछ किसान भाई मौसम के अनुसार अपने परिवर्तन कर सकते हैं, इसके बारे में भी लगातार कई जानकारियाँ दी जाती हैं। तो किसान भाई उसका भी इस्तेमाल कर आप अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे सा ब्रेक ले लेते हैं। आप बने रहें और देखते रहें विचार विमर्श। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल, IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की जा रही है कि मानसून और खेती कैसे एक दूसरे के पूरक हैं और कैसे खेती को बेहतर किया जा सकता है मानसून के दौरान, कौन सी फसलों का चयन कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर विपिन जी का फिर से रुख करते हैं। डॉक्टर विपिन जी, जब हम मानसून की बात कर रहे हैं या खेती की बात करें तो मुख्यतः हम लोगों की जुबान पर एक ही दो फसल का नाम रहता है, धान की खेती कर लीजिए या XYZ एक और आधी खेती का फसल लगा लीजिए। हम आपसे जानना चाहते हैं कि मुख्यतः कौन कौन सी फसलों का चयन कर सकते हैं किसान भाई मानसून के अंदर, जिससे उनकी आय बढ़े और अच्छा खासा उपज ले सकते हैं मानसून का फायदा उठाकर। पहले भी हम लोगों ने इस बारे में थोड़ा डिस्कस कर ही लिया है। धान तो नो डाउट अपना बहुत ही मुख्य है। उसके बाद आपसे बता दूं, जो पश्चिम बंगाल और लो लेइंग एरिया है वहाँ पर आप इसकी जूट की खेती कर सकते हैं। गन्ना भी एक बहुत मुख्य फसल है, उसको आप ले सकते हैं। ये जो खरीफ की जो ये 3 ज़्यादा पानी वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर इन्हीं जो फसलें हैं ये काफ़ी फ़ायदा वाली फसलें हैं और इनका अगर आप करते हैं तो अच्छा आपको फ़ायदा मिलेगा। जी, इसके साथ ही डॉक्टर वशिष्ठ जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर वशिष्ठ जी, हम देखते हैं कि कुछ किसान इस समय मल्टी क्रॉपिंग भी करते हैं और हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं वो मल्टी क्रॉपिंग के लिए भी किसान भाइयों को प्रेरित कर रहे हैं। मानसून के दौरान जो किसान भाई मल्टी क्रॉपिंग करते हैं उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगी?
जी, ये तो बहुत ही अच्छा आपने सुझाव दिया है कि क्योंकि मल्टी क्रॉपिंग आपको करनी चाहिए। इसमें जो हम एक क्रॉप ना लगा के 2-3 क्रॉप इसमें लगा लेते हैं, तो इसमें फ़ायदा क्या होता है कि कई बार हमारे अगर कोई कीड़ा आना है या कोई बीमारी आना है, तो वो जो कीड़ा बीमारी आएगा वो अगर एक फसल में आता है तो वो दूसरी फसल में नहीं आता है। तो हमारी अगर एक फसल में थोड़ा नुकसान हो भी जाता है तो आपकी दूसरी फसल से उसका भरपाई हम उसमें कर सकते हैं। इसके अलावा ये अगर जैसे अभी आपने देखा है कि बरसात में भी काफ़ी विविधता है, जो मानसूनी वर्षा होती है उसमें भी काफ़ी विविधता हो जाती है। तो अगर जैसे कभी बारिश में अगर कमी भी आ गई और आपका जो है वहाँ पे सिंचाई का उचित प्रबंधन नहीं है, तो अगर आपकी एक फसल जो है जो कि वाटर लविंग है, जिसको पानी ज़्यादा चाहे, उसमें अगर पैदावार में थोड़ी कमी भी आ गई तो आपकी जो दूसरी फसल है उसमें जो है जो भरपाई है उससे हो जाती है। और अगर आप मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं तो इसमें जो फसलों में कीड़े और बीमारी आने होती है उसकी संभावना भी काफ़ी कम हो जाती है, और मैं तो कहूँगी कि ना के बराबर ही हो जाती है। और इसमें जो है एक फसल के बजाय आप जो है 3-4 फसलों से उसमें फ़ायदा ले सकते हैं। जैसे मैं आपका एक एग्जांपल आपका बता सकती हूँ। जैसे हम दिल्ली के आसपास रहते हैं और यहाँ पे दिल्ली के आसपास जो आपका यमुना बेल्ट के आसपास अक्सर जो है सब्जियाँ लगती हैं, तो इनमें सब्जियों में किसान भाई बहनों को काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट बाजार भी काफ़ी नज़दीक है, हाँ उपलब्ध है, और तो उनको आराम से जो है अपने मार्केट भाव भी मिल जाता है। तो जैसे अभी बरसात का मौसम है तो उसमें ऊंची क्यारियां बना देते हैं, उस क्यारी पे उसमें 3-4 फसलें आप लगा देते हैं। जैसे धनिया का लगा देंगे आप, उसमें साथ में आप भिंडी लगा लेते हैं, साथ में आप उसमें टमाटर लगा लेते हैं, और आप उसमें एक और फसल जैसे आपकी कुकुरविट्स क्रॉप्स है उसमें आप खीरा भी लगा सकते हैं, या कद्दू है या लौकी, इस टाइप की कोई और फसल लगा देते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपका धनिया तो आप देखेंगे कि रोज़मर्रा की आपकी दाल सब्जियों में ये पड़ता है, तो वो हर दिन आपका कटता रहेगा और मार्केट में आपको उसका कुछ ना कुछ पैसा मिलता रहेगा। इसके बाद जैसे भिंडी आ रही है तो कभी भिंडी से आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं, टमाटर का आएगा तो टमाटर से भी, मतलब एक ही सीजन में आप जो है 4 फसलों का फ़ायदा जो है उनसे ले सकते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग होने से ये फ़ायदा हो जाता है। इसी प्रकार की पद्धति जो है आप फील्ड क्रॉप में भी आप लगा सकते हैं। जैसे मक्का लगा रहे हैं तो मक्का के साथ आप, जैसे अभी मैंने कहा कि दलहनी फसलें भी लगती हैं, लोबिया लगती है, या आपकी इसकी मानसून की मूंग लगती है, तो मूंग हो गई, उड़द हो गई, तो ये भी आप उसके साथ लगा सकते हैं। तो ये आपकी जो है साथ में फ़ायदे हो जाते हैं। एक फसल के साथ आपके मल्टीपल क्रॉपिंग से 2-3 फसलों के आप उसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और फ़ायदा है, आपका खरपतवार भी कम आता है, कीड़े बीमारियां भी कम आएगी और खरपतवार भी कम आएंगे। और मैं यहाँ पे जो किसान भाई बहनों को एक सलाह और देंगे कि बरसात के मौसम में जो है खरपतवार नियंत्रण भी आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जैसे आप देखते हैं कि इस समय जो है खरपतवार में भी काफ़ी बढ़ोतरी हो जाती है। तो खरपतवार बढ़ने से उसकी जो मुख्य क्रॉप होती है उससे उसकी प्रतिस्पर्धा होती है, और जैसे प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसको वो बाध्य कर लेती है कि अगर आपकी जो खरपतवार की फसल है वो अगर मुख्य फसल से उसकी बढ़वार अधिक है तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो हमारी मुख्य फसल में उसकी कम हो जाती है, बाध्य हो जाती है, धीमी पड़ जाती है। तो हमारा जो उपज है या उसकी गुणवत्ता है उस पर जो है इसका प्रभाव पड़ता है। और अगर आप खरपतवार नियंत्रण समय समय पे कर रहे हैं तो इसके 2-3 फायदे हैं। एक तो आपका खरपतवार निकल जाएगा, दूसरा उसमें क्या होगा, सॉइल को आप थोड़ा खुदाई कर रहे हैं उसकी, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो मृदा में है उसमें हवा का आदान प्रदान हो जाता है। क्योंकि अभी जो बरसात होगी तो एकदम से जो पोर हैं, जो मृदा के पोर होते हैं वो पानी से भर जाते हैं, और वो जैसे पानी निकल जाता है तो वो ड्राई हो जाते हैं। तो अगर आप उसकी थोड़े खुदाई कर रहे, खरपतवार निकाल रहे हैं उसमें से, तो वहाँ पे जो है वो फिर से उनका जो है हवा का आदान प्रदान हो जाता है। तो जो हमारी फसलों की जड़ें हैं उनको हवा अच्छी मिलने से उनकी जो बढ़ोतरी है या वृद्धि है वो अच्छी हो जाती है। अगर हमारी जड़ें अच्छी हो गई तो हम मृदा से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा खनिज लवण या उसको पानी को ज़्यादा अवशोषित करके हम पौधों तक पहुँचाएंगे। जी डॉक्टर वसी जी, आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रही हैं और हमारे किसान भाई इन बातों को भी ध्यान में रख सकते हैं और अपनी खेती किसानी में आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्टर हिमानी जी का रुख करते हैं। डॉक्टर हिमानी जी, मौजूदा हालात की अगर हम बात करें तो मानसून की जो रफ्तार है वो किस प्रकार से, और क्योंकि हम देख रहे हैं कि 30 सितंबर तक मानसून की डेट है, तो 30 सितंबर तक आने वाले ऐसे कौन से राज्य हैं जहाँ पर मानसून और अधिक बेहतर रहेगा, और किसानी की लिहाज से बात की जाए तो कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर किसान भाई के लिए आने वाले 30 सितंबर तक बहुत अच्छी खुशखबरी के रूप से अगर मानसून को देखा जाए तो है?
देखिए अभी जो मानसून है अपने देश में उत्तर की तरफ आ गया है, जैसे दिल्ली में और उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं वहाँ तक के आ गया है, और इसके बाद ये हमारा पश्चिमी क्षेत्र की तरफ जाएगा और एंड में हमारा जो होता है अगस्त में मानसून पूरे हमारे देश में सक्रिय हो जाता है, तो मैक्सिमम जितने भी स्टेट्स हैं सब जगह पहुँच जाता है। उसके बाद क्या होता है कि अगस्त के बाद जब सितंबर होता है तो ये धीरे धीरे हमारा जो उत्तरी पश्चिमी जो भाग है हमारा, जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ से ये वापस लौटने लगता है धीरे धीरे। मतलब वहाँ पे सबसे अंत में पहुँचता और वहाँ से पहले लौटने लगता है धीरे धीरे। तो ये सितंबर एंड तक के हमारा पूरा नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया की तरफ जो हवाएं हैं वो रिवर्स हो जाती हैं। और ये जो है हमारी फसलों के लिए अच्छा भी है, मैं ये कहूँगी, क्योंकि उस समय हमारी जो फसलें होती है वो अक्सर जो है दाना भरने या पकने की अवस्था में हो जाती है, तो उस समय हम ये कहेंगे कि हमें शुष्क मौसम की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो शुष्क मौसम रहेगा तो जो हमारी फसलें, जैसे चाहे वो धान की फसल है या कोई अन्य फसलें भी हैं, तो उनको पकने के दफ़े जो है वो अनुकूल वातावरण उसको मिल जाता है, तो जो हमारी फसलें उसके लिए अच्छी संकेत है। बिल्कुल, ये हम कहना चाहिए। जी, डॉक्टर विपिन जी का रुख करते हैं। डॉक्टर विपिन जी, अगर हम बात करें श्री अन्न की खेती के बारे में, तो जैसे कि मैडम ने बताया कि मानसून वापसी की शुरुआत कर देता है, तो जिन क्षेत्रों में पहले वापसी की शुरुआत होती है कि वहाँ पर अगर श्री अन्न की खेती करना चाहता है तो वहाँ पर क्या वो समय उचित है, या फिर मानसून की शुरुआत से ही श्री अन्न की खेती की शुरुआत कर सकते हैं? क्योंकि मोटे तौर पर देखा जाए तो श्री अन्न की खेती भी कहीं ना कहीं किसानों को अब इसकी तरफ आकर्षित कर रही है, इसको किसानों को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी तरह से मैं सहमत हूँ। जहाँ पर पहले देखेंगे कि मानसून वापस भी वहीं से आता है जहाँ लेट पहुँचता है, वहीं से पहले वो फिर वापस होना स्टार्ट करता है। तो आप देखेंगे जो हमारे पश्चिमी के क्षेत्र हैं, राजस्थान हैं, गुजरात हैं, ठीक है, तो ये क्षेत्र में पहले से भी लोग श्री अन्न की खेती करते हैं। मैं ऐसा नहीं है कि मैं नया कह रहा हूँ, तो डेफिनेटली वो एरिया मैं कह सकता हूँ कि श्री अन्न, जैसे आपके ज्वार है, बाजरा है, ठीक है, इन सब की मैक्सिमम एरिया आप देखोगे वहीं पर हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि जैसे अभी जिस तरह से श्री अन्न की डिमांड जैसे बढ़ रही है, तो मेरा किसानों को ये कहना होगा कि आप श्री अन्न को ये मत समझिए कि ये केवल राजस्थान की खेती है, मतलब फसल है या कहीं और की फसल है। आज के टाइम पे इसकी इतनी डिमांड हो गई है कि आप अगर इरिगेटेड लैंड में भी, जहाँ पर सिंचाई की सुविधाएं हैं, वहाँ पे भी श्री अन्न को आप ले सकते हैं। और फायदा क्या है, ये देखा गया है कि श्री अन्न को अगर, जैसे हम ज्वार और बाजरा पर मेरा खुद का काम है, मैंने ये देखा है कि अगर इसको हम धान और गेहूं की तरह अगर ट्रीट करते हैं, अच्छे से पानी देते हैं, उर्वरक देते हैं, तो इसकी पैदावार काफ़ी, जितनी हमें गेहूं की मिलती है या धान की कह सकते हैं मिलती है, उतनी पैदावार इसकी मिलती है। तो और रही बात श्री अन्न का फ़ायदा क्या है, एक तो न्यूट्रिशनली ये तो बहुत ही आपका देखेंगे कि सुपीरियर है और औरों से। बिल्कुल। दूसरा ये है कि जो कीड़ों का और रोगों का इस पे धान और के अगर कंपेयर करेंगे तो इस पे कम कीड़े लगते हैं, कम रोग लगता है, तो इस तरह से आपका खर्च भी कम आने वाला है। और ये आज तरह से इसकी जो बाजार भी इसका अच्छा खासा उपलब्ध है। तो मैं कहूँगा कि जिन क्षेत्रों में पानी थोड़ा कम बरसता है, 700 से 800 जो भी मिलीमीटर वाले ये क्षेत्र हैं, जहाँ पर आप देख लीजिए, तो उन क्षेत्रों के लिए ये अब श्री अन्न की जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है, उनके लिए बूम है। बिल्कुल। डॉक्टर विपिन जी ने आपने भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है, और जिस तरीके से इस कार्यक्रम के माध्यम से हम किसान भाइयों तक या जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनको समझाने की कोशिश की जा रही है कि मानसून में अपनी खेती को कैसे बेहतर किया जा सकता है। लेकिन बात यहाँ पर वही निकल कर सामने आती है कि जिस तरीके से एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा, अगर सही तरीके से प्रबंधन किया जाए, सही सावधानियाँ बरती जाएँ, तो ये मानसून आपके लिए सोने पर सुहागा है। लेकिन अगर लापरवाही बरती जाए, खेतों से जल निकासी का प्रबंधन नहीं किया जाए या कोई और बातें किसान भाई ध्यान में नहीं रखेंगे, तो कहीं ना कहीं ये उनके दुष्प्रभाव को भी डाल सकता है और कहीं ना कहीं उनके नुकसान के दायरे को भी बढ़ा सकता है। ऐसे में किसान भाई जो इस कार्यक्रम के माध्यम से जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं, उनका सही तरीके से इस्तेमाल करें, यही हमारी अपील रहेगी। और मानसून का बेहतर फायदा उठा के किसान भाई अपनी लागत को कम करें, अपनी उपज को बढ़ाएं और बेहतर लाभ ले सकें। हमारे साथ स्टूडियो में आज 3 खास मेहमान मौजूद रहे। डॉक्टर विपिन कुमार जी, कीमती समय निकालकर आप स्टूडियो में आए, महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की, उसके लिए बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हिमानी बिष्ट जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, कीमती समय निकालकर आप पहुंची। और डॉक्टर अनंता वशिष्ठ जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, समय निकालकर आप स्टूडियो में पहुंची। और आप तीनों मेहमानों ने हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत कीमती जानकारियाँ साझा की हैं।
इसके साथ ही आज के विचार विमर्श कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे एक नई जानकारी लेकर, नए विषय को लेकर, नए मेहमानों के साथ। लेकिन इस कार्यक्रम से जुड़े हुए आपके कोई भी सुझाव या कोई भी विचार आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है vicharvimarsh08@gmail.com। आपके सुझाव और आपके विचारों का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है और हमारे कार्यक्रम को और बेहतर करने में काफ़ी मददगार साबित होता है। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम से किसान भाइयों को लाभ होगा। फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।